नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज़ नदवी आज के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने बताऊंगा कि किस तरह शरपसंदों ने एक बार फिर द्वारका में वाक़ एक मस्जिद पर पथराव किया है और उधर तुर्की में नए एयरपोर्ट का तीसरा रनवे भी इफ्तिताह हो चुका है। आगरा से एक वीडियो वायरल हो रही है कि किस तरह से जो है चोरी का इल्ज़ाम लगाकर दो नन्हे लोगों पर एक फैमिली के 6 मेंबर को टॉर्चर किया गया, सिगरेट के जलाए हुए ये उस पर दागे गए जिस्मों पर, ये सारी चीज़ें आ रही है। दिल्ली के वज़ीर सेहत में कोरोना की अलामत नज़र आ रही है और अबू धाबी में इस वक्त लॉकडाउन में मज़ीद सख्ती की खबरें आ रही हैं और यूपी सेक्रेटरी में एक फ़र्जी दफ्तर खुलने की भी खबरें आ रही हैं जिससे वहाँ की हुकूमत लापरवाह और चीनी और लद्दाख में चाइना और हिंदुस्तानी फ़ौज आमने सामने आ चुके हैं। एक ऑफिसर और 2 हिंदुस्तानी नौजवानों की शहादत की खबरें आ रही हैं। देखते हैं कि अब सीना किसका कितना चौड़ा है। वैसे नाज़रीन सारी चीज़ों पर मैं आप लोगों के सामने तफसीलात बयान करूंगा, तबसरा करूंगा। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले, हमारी इन वीडियोस को दोस्तों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें और इदारे को मजबूत करें। दूसरी बात यह है कि जो है दफ्तर में कुछ बिजली का काम, इलेक्ट्रिसिटी का थोड़ा सा काम चलने की वजह से ये प्राइम टाइम आप तक पहुँचने में बहुत देर हुई है। हम आपके लिए इसे माफ़ी चाहते हैं आपके सामने बैठकर। नाज़रीन आइए सबसे पहले इस वक्त एक वीडियो में आपको दिखाऊं आगरा की। देखिए कि इंसानियत सोच सलूक किस तरह से जो है आगरा के एक आरओ प्लांट का मालिक ने जो है चोरी का इल्ज़ाम लगाते हुए एक फैमिली पर किस तरह टॉर्चर किया है। 2 लड़कों पर, छोटे लड़कों पर, नाबालिग लड़कों को उसने जो है सिगरेट के जलाए हुए ये भी लगाए, चेहरों पर मारा, पूरी बिजली में 6 मेंबरों को इलेक्ट्रिक सिटी ये दी। आप इस बच्चे की हाल मुँह से सुनिए कि जो है किस तरह अगर इन बच्चों ने चोरी किया इस तरह का किसी भी इल्ज़ाम लगता है तो जाहिर सी बात है कि आपको साबित करना पड़ेगा दलाइल के ज़रिए, शवाहिद के ज़रिए, या फिर उसको जो है पुलिस थाने में आपको शिकायत दर्ज करनी होगी। लेकिन कोई किस तरह से जो है इस तरह लड़कों पर और पूरी फैमिली पर चोरी का इल्ज़ाम लगा कर के जुल्म ढा सकता है। आप इस वीडियो को सुने, मैं इंशाल्लाह फिर लौटता हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम सादिक नाम है मेरा। अच्छा, बहुत मारा है, दिखाना कहाँ मारा, दिखा ऊपर करो। अच्छा, पूरी क्या कंधों का बेल्ट मारी है मैंने, जो पूरा सजा दिया मेरी रात को पूरे पाट दिए। अच्छा, और जो पूरे मेरे दिमाग पर छोड़े इन्हें चप्पल जूते मेरे बेल्ट वगैरह सिलेंडर वगैरह सब दिए हैं उन्होंने। अच्छा, मेरे पूरे सिर में पूरा बहुत दर्द होता है मेरा। चलो ठीक। तेरा क्या नाम है? अच्छा, मुझे मारा है, करीब चोट आई थी। बहुत चोट लगी इसके तो इसका नहीं है, मेरे बहुत ज्यादा मारा है। चलो कोई बात नहीं, जाओ, परेशान सबोला मारा है, सबोला मारा है। सबके नाम बताओ। साहा भाई, मौसम भाई और इकबाल आई। हाँ बच्चे ये तो और कोई नहीं। नाज़रीन आइए तुर्की की जानिब बढ़ते हैं। तुर्की में इस वक्त जो है नए एयरपोर्ट के तीसरे रनवे का इफ्तिताह कर दिया गया है और ये इस्तांबुल में वाक़ है। मंसूबे के 2028 तक ये दुनिया का सबसे बड़ा और मसरूफ़ तरीन एयरपोर्ट बन जाएगा, ये दावा है तुर्की का। और जहां सालाना 20 करोड़ मुसाफिरों के आमदरफ्त की गुंजाइश हो सकती है, कहते हुए आज इसे तीसरे रनवे का भी इफ्तिताह कर दिया गया है जिसकी वीडियोस आज जो है तस्वीरें वायरल हो रही हैं। नाज़रीन आइए दिल्ली में जो हमला हुआ है मस्जिद पर द्वारका में उसकी तफसीलात जानने की कोशिश करते हैं। वो ये है कि गुज़िश्ता फरवरी माह में द्वारका सेक्टर 11 में वाक़ जिस मस्जिद पर पथराव हुआ था, एक बार फिर उसी मस्जिद को शरपसंदों ने निशाना बनाया और इलाके का माहौल ख़राब करने की कोशिश की है। मीडिया ज़राए से मौसूल हो रही खबरों के मुताबिक ये वाक़या गुज़िश्ता पीर की दरमियानी शब यानी 14 जून तकरीबन 1:30 बजे का है, जो मुबैना तौर पर हिंदुत्व ज़हनियत के शरपसंद अफराद मस्जिद पर पथराव करते हुए फरार हो गए। हालांकि इस पथराव में मस्जिद को किसी तरह का नुकसान पहुंचने की इत्तला मौसूल नहीं हुई है। अंग्रेजी न्यूज़ पोर्टल कारवा इंडिया.com में
ایک رپورٹ شائع ہوئی ہے، اس کی تفصیلات میں اگر جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک مقامی شہری کا کہنا ہے کہ مسجد پر خطرہ ہونے پر مؤذن نے ہم لوگوں کو بلایا اور پھر ہم نے مقامی پولیس کو اس واقعے کی خبر دی۔ اطلاعات کے مطابق پولیس جب جائے واقعے پر پہنچی تو لوگوں نے تحریری شکایت دی۔ تحریری شکایت میں درج ہے کہ مسجد کے امام نے مقامی لوگوں کو تقریباً 1:15 خبر دی کہ کچھ لوگ مسجد کے اندر پتھر پھینک رہے ہیں۔ جب مقامی افراد پہنچے تو انہوں نے سیمنٹ کے کچھ ٹوٹے ہوئے ٹکڑے مسجد کے فرش پر دیکھے، حالانکہ مسجد کو اس پتھراؤ سے کوئی نقصان نہیں پہنچا ہے۔ بہرکیف ناظرین، آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ کس طرح سے جو ہے اس وقت دہلی میں پرامن حالات کو خراب کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ 4 مہینے میں یہ دوسری بار راجدھانی واقع دارکا مسجد پر ہندوتوا پسند غنڈوں نے حملہ کیا۔ یہ مسجد پی ایم مودی کی رہائش سے محض 18 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ آخر دہلی پولیس پہلے حملے کے بعد قصورواروں کو گرفتار کرنے میں اتنے مہینے تک ناکام کیوں ہیں؟ اب چاہیے کہ مسجد کے پاس سڑک کنارے CCTV کیمرے وغیرہ لگائے جو لگاتار دہلی کا ماحول خراب کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں اور کسی بھی طرح سے جو ہے پرامن ماحول میں بھنگ ڈالنے کی ہندوتوا شرپسند کو جو شہ دینے کی بھی کوششیں کی جا رہی ہے۔ ایسے حالات میں پولیس پر لازمی ہے کہ جو پہلے بھی حملہ کر چکے ہیں ان کو اور اس بار جو حملہ کرنے کے لیے ان کو بھی جو ہے فوری طور پر قانونی چارہ جوئی کرتے ہوئے گرفتار کرے اور سخت سے سخت کارروائی کی جائے۔ بہرکیف ناظرین، آئیے بات کرتے ہیں دہلی کے وزیر صحت ستیندر جین کو تیز بخار آنے کے بعد اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔ وزیر صحت کا علاج اس وقت مشرقی دہلی واقع راجیو گاندھی سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل میں چل رہا ہے۔ یہاں ڈاکٹروں نے کورونا وائرس انفیکشن کا اندیشہ ظاہر کیا ہے، جس کے بعد وزیر صحت کو کورونا ٹیسٹ کیا گیا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ دہلی کے وزیر صحت ستیندر جین بھی کہ بخار آنے کی وجہ سے اب یہ باتیں عام ہونے لگی ہیں کہ جو ہے وزیر صحت بھی اس وقت جو ہے کورونا کے اثرات کے زیر آ گئے ہیں اور اس پر جو ہے تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ ناظرین، آئیے اب بات کرتے ہیں لداخ میں چینی فوج سے جھڑپ کی۔ جی ہاں، آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ گزشتہ کئی دنوں سے ہندوستان اور چائنا کے درمیان میں تعلقات لگاتار خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ اب تازہ رپورٹ یہ آ رہی ہے کہ مشرقی لداخ میں پچھلی 1 مہینے سے جو تعطل چلا آ رہا ہے اس کا بھیانک نتیجہ نکل کر کے سامنے آ رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ پیر کی رات دونوں ملکوں کے فوجوں کے درمیان پنگانگ جھیل علاقے میں پرتشدد جھڑپ ہوئی ہے، جس میں ہندوستانی فوج کے ایک افسر اور 2 نوجوان شہید ہو گئے ہیں۔ فوج نے یہ بیان آج جاری کیا ہے۔ دونوں افواج کے جوانوں کے اپنے اپنی جگہوں پر پیچھے سے ہٹنے کے عمل کے تحت یہ جھڑپ پیر کی رات پنگانگ جھیل علاقے میں ہوئی، جس میں فوج کے ایک افسر اور 2 نوجوان شہید ہوئے۔ فوج کے ابتدائی بیان میں کہا گیا ہے کہ گلوان وادی میں دونوں افواج کے جوانوں کے پیچھے ہٹنے کے عمل کے دوران افواج کے درمیان تشدد ہوا، جس میں دونوں طرف کے فوجی ہلاک ہوئے۔ فوج نے تصدیق کی کہ اس دوران ایک افسر اور 2 نوجوان شہید ہوئے۔ دونوں فریقوں کے سینئر فوجی افسر گلوان وادی میں بات چیت کر رہے تھے، جس سے تناؤ کو دور کر کے حالات کو معمول پر لانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ فوج نے واضح طور پر کہا ہے کہ جھڑپ میں دونوں طرف کے فوجی مارے گئے، حالانکہ یہ نہیں بتایا گیا کہ چین کے کتنے فوجی ہلاک ہوئے۔ فوج نے یہ تو واضح کر دیا ہے کہ جھڑپ کے دوران جو ہے فائرنگ نہیں ہوئی ہے۔ واضح رہے ناظرین کہ مشرقی لداخ میں پچھلے 1 مہینے سے بھی زیادہ وقت سے دونوں افواج کے درمیان شدید تعطل بنا ہوا ہے۔ اس تعطل کو دور کرنے کے لیے پچھلے کچھ ہفتوں میں دونوں افواج کے سینئر افسران کے درمیان مسلسل میٹنگیں چل رہی ہیں۔ گزشتہ 6 جون کو ہوئے لیفٹیننٹ جنرل سطح کے مذاکرات کے بعد دونوں افواج نے اپنے فوجیوں کو کچھ پیچھے ہٹانے کا فیصلہ کیا تھا۔ پیچھے ہٹنے کے عمل کے دوران ہی یہ اب جھڑپ ہوئی ہے، جس سے محسوس ہوتا ہے کہ جو مذاکرات ہوئے تھے وہ فیل ہو چکے ہیں، اور اس وقت نوجوانوں میں دونوں ملکوں کے افواج میں جو ہے ایک قسم کا تناؤ دیکھنے کو ملا، اور اس کا جو ہے نتیجہ بھی نکل کر کے سامنے آیا۔ ایسے حالات میں ظاہر سی بات ہے کہ جو ہے RSS کو بھی جو فوج تیار کرنے کی بات کرتی ہے، اور لگاتار جو ہے دیگر بارڈروں میں جب کوئی بات ہوتی ہے تو پورے ہنگامہ مچا دیتے ہیں آ کر کے سوشل میڈیا میں، نہ جانے کس کس طرح کے القاب سے لوگوں کو پکارا جاتا ہے۔ اب RSS کو اور ہندوتوا کے وہ لوگ جو باقاعدہ بارڈر پر جا کر کے لڑنے کی بات کرتے ہیں، ان کو چاہیے کہ جو اس وقت چائنا کے بارڈر میں ضرور جائیں۔ ان کی بہت زیادہ ضرورت اس وقت وہاں محسوس کی جا رہی ہے، اس لیے کہ چائنا اپنے حد سے آگے بڑھ رہا ہے۔ جی ہاں ناظرین، اس کے علاوہ چائنا نے اس وقت ایک دھمکی بھی دی ہے ہندوستان کو۔ میں آپ کو وہ خبر بھی سناتے ہوئے چلوں کہ ہندوستان کے کچھ لوگ اس کا کہنا ہے کہ ویتنام کو بھڑکانا چاہتے ہیں، ہم ہندوستان کو سبق سکھا دیں گے۔ اس طرح کا بیان اور اس طرح کی دھمکی اس وقت کھلے طور پر جو ہے چائنا سے آ رہی ہے۔ چین کے سرکاری میڈیا گلوبل ٹائمز میں شائع ہونے والی ایک رپورٹ کے مطابق ہندوستان میں کچھ لوگوں نے چین کے خلاف ویبینار کا انعقاد کیا تھا، جسے لے کر چینی حکومت کافی غصے میں ہے۔
इस वेबिनार में भारत को चीन के बारे में अपनी पॉलिसी तब्दील करने और चीन को वन चाइना पॉलिसी को निशाना बनाने की सलाह दी गई थी। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि हिंदुस्तान के साबिक कौमी सलामती के मुशीर अरविंद गुप्ता और कुछ मुबैना माहिरीन चीन में तकसीम का ख्वाब देख रहे हैं। उन्हें लगता है कि वो हमें शिकस्त देंगे। हालांकि हकीकत यह है कि अगर हिंदुस्तान ऐसा सोचता है तो उसकी बड़ी कीमत अदा करेगा। ये कहते हुए चाइना ने एक मरतबा फिर उस वेबिनार के हवाले से जो है हिंदुस्तान को धमकी देने की कोशिश की है और उसके दरमियान ये खबर भी निकल कर के सामने आती है कि किस तरह से जो है दोनों फौजों के दौरान झड़प होती है और हमारे हिंदुस्तान का एक फौजी शहीद होता है और 2 जख्मी होते हैं वगैरह वगैरह। नाज़रीन, मतलब ये है कि जो है दोनों मुल्कों में इस वक्त तनाव का माहौल है और ये तनाव शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। नाज़रीन, आइए एक और ख़बर की जानिब मैं आपको ले चलूँ और वो ख़बर इस वक्त जो आपके सामने रखना है वो अबू धाबी की है। लॉकडाउन में मजीद सख्ती अपनाई गई है। इस वक्त अबू धाबी में कोरोना के मामलों में इजाफा को देखते हुए और उसके फैलाव को रोकने के लिए मुत्तहिदा अरब इमारात ने अबू धाबी में दाखिले और वहां से खुरूज पर आयद पाबंदी में मजीद 1 हफ्ते के लिए तोसी कर दी है। इस पाबंदी का इतलाक मंगल 16 जून यानी आज से होगा। मुत्तहिदा अरब इमारात की सरकारी खबर रसाई एजेंसी वाम ने इत्तला दी है कि अबू धाबी की हंगामी और क्राइसिस कमेटी बराए कोविड-19 वबा ने पीर को अबू धाबी पुलिस और महकमे सेहत के साथ राबिते के बाद इमारात और उसमें शामिल इलाके अल आइन और अज़फ़रा लोगों के दाखिल और वहां से खुरूज पर आयद पाबंदी में मजीद 1 हफ्ते की तोसी का फैसला किया। ये सारे फैसले इसलिए लिए जा रहे हैं कि जो है इन इलाकों में इस वक्त कोविड-19 के मुतासिरीन की तादाद में लगातार इजाफा बताया जा रहा है। नाज़रीन, यूपी चलते हैं। यूपी सेक्रेटरिएट में एक फर्जी दफ्तर खुल जाता है और हुकूमत को पता भी नहीं चलता। इस तरह का बयान जो दिया है वो अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी हुकूमत में बदउनवानी की एक घरेलू सनअत हो गई है। अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश सेक्रेटरिएट बदउनवानी का मरकज बन गया है। सेक्रेटरिएट के अंदर बड़े चेहरे और बड़े अफसर भी नौकरियां और बड़े ठेके दिलाने के नाम पर लोगों को ठगने का कारोबार कर रहे हैं। बीजेपी वज़रा के स्टाफ के अफराद का इस खेल में मुलव्वस होने की पहले भी इत्तलाआत थी। साबिक वज़ीर आला ने दावा किया कि सेक्रेटरिएट के अंदर एक फर्जी दफ्तर भी खुल गया है और हुकूमत को उसकी खबर तक भी नहीं है। उन्होंने वज़ीर आला से सवाल किया कि ये आपकी बदउनवानी के तहत ज़ीरो टॉलरेंस की नई मिसाल है। बीजेपी इख्तिदार में अब हालात बेहतर होने के आसार नहीं दिख रहे। उन्होंने कहा कि रियासत के हालात वज़ीर आला के कंट्रोल से बाहर हैं। ऐसे में बेहतर होगा कि वो कुर्सी छोड़ दें। मिस्टर यादव ने कहा कि सबसे बड़ा घपला तो टीचर तकर्रुरी है। 69,000 टीचरों की तकर्रुरी का मास्टरमाइंड का ताल्लुक बीजेपी से बताया जाता है। बेसिक एजुकेशन में अनामगा और प्रेंगा जैसी कितनी फर्जी तकर्रुरियां हुई हैं। उन्होंने दावा किया कि लखनऊ यूनिवर्सिटी से मंजूर शुदा कुछ कॉलेजों में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है और हर जगह जो है बदउनवानी आम है और इस बदउनवानी पर काबू करने के लिए योगी हुकूमत पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है, बल्कि उसको इसका इल्म भी नहीं है। ये कहते हुए अखिलेश यादव ने योगी हुकूमत को आड़े हाथों लेने की कोशिश की है। बैकअप नाज़रीन, ये कुछ अहम तरीन खबरें थी जो आप लोगों के सामने इस वक्त रखना था। फिर इंशाअल्लाह शाम में मुलाकात होगी रात में कुछ और अहम तरीन खबरों के साथ, तबसरे के साथ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।